हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पश्चाताप। आप थक गए होंगे, अब थोड़ी देर गाड़ी मैं चला लेता हूँ। आप पापा के पास आकर बैठ जाओ। बहुत समय बाद रजत और रमन अपने पिता के साथ गाड़ी में अकेले ही जा रहे थे। दिल्ली के पोस्ट कॉलोनी में एक 2 मंजिला घर, जिसमें कि दोनों भाई ऊपर नीचे रहते थे। हालांकि वर्मा जी ने पूरी कोशिश करी थी कि दोनों भाइयों को सब कुछ बराबर मिले और वह प्रेम से रहें, लेकिन फिर भी दोनों की पत्नियों को यह लगता था कि वर्मा जी के पैसों को और उनके पास रखे उनकी स्वर्गीय पत्नी के गहने न जाने कौन सा भाई हथिया ले। ईर्ष्या और लालच में बंधी हुई दोनों हर छोटी चीज को, यहाँ तक कि घर के किसी भी कोने में अपने अधिकार ही जमाती दिखती थी। भाइयों का प्यार भी उनके इस ईर्ष्या की अग्नि में स्वाहा हो चुका था। ज्यों ज्यों वर्मा जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, त्यों त्यों सब सक्रिय होते जा रहे थे और यह जानने के इच्छुक थे कि वर्मा जी ने कहाँ कहाँ पर क्या रखा हुआ है। यूं भी ऐसी कई कहानियां सुनने में आ रही थी कि बढ़ती उम्र के साथ आदमी सब कुछ भूलने लगता है। कहीं ऐसा ही उनके साथ भी ना हो। वर्मा जी आजकल सब कुछ भूलने ही लगे हैं। अपने रिटायरमेंट के पैसे का फिक्स डिपॉजिट और अपने लॉकर के बारे में उन्होंने किसी को जानकारी दी भी नहीं थी। दोनों भाइयों के बीच इस कारण बढ़ते तनाव को बखूबी समझते थे और वह नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्युपरांत दोनों भाइयों का कुछ ऐसा तमाशा हो जो कि दुनिया के लिए दर्शनीय हो। अपनी दिनों दिन बढ़ती कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक दिन अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब सब कुछ तुम्हें दिखाकर निश्चित होना चाहता हूँ। हमें गांव गए काफ़ी साल हो गए हैं। एक बार मैं वहाँ जाकर तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बिना देर लगाए दोनों बेटों ने उन्हें गांव तक घुमाने की स्वीकृति दे दी। कोई भी दूसरे भाई को अकेला भेजकर पिताजी के गांव में रखे सामान के राज से वंचित नहीं होना चाहता था। इसलिए फैसला हुआ कि दोनों ही इस शनिवार को गाड़ी लेकर पापा के साथ गांव जाएंगे। हालांकि पूरी रात उन्हें यह पूछ रही कि गांव में पापा ने ऐसा छोड़ा क्या हुआ है। पापा को पीछे सीट पर बिठाकर दोनों भाई गाड़ी चला रहे थे। इतने समय बाद तीनों साथ होने पर अपने पुराने समय को याद करते हुए जा रहे थे कि जब पापा मम्मी दोनों थे, वह दोनों कार में पीछे शैतानी करते हुए ऐसे ही घुमा करते थे। गांव पहुंचने तक वह दोनों अपने पापा की परवाह करने वाले और एक दूसरे से प्यार करने वाले प्यारे बच्चों में तब्दील हो उठे थे। तभी गांव का घर आ गया। नितांत जर्जर जाले लगे हुए खंडर अवस्था में उस घर को देखकर रजत और रमन हैरान हो उठे। घर के बाहर में खरपतवार भी उगा आए थे। टूटे हुए दरवाजों को खोलने में जरा भी जोर नहीं लगा। पापा उसी खंडर में टूटी कुर्सी पर बैठकर बच्चों के जैसे जोर जोर से रो दिए। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बताया कि इसी गांव में तुम्हारे जैसे हम दोनों भाई भी थे। अपने माता पिता के साथ रहते थे। हमारी बहुत सी खेती की ज़मीन भी थी। शादी के बाद तुम्हारी माँ और चाची में भी तुम दोनों की पत्नियों के जैसी लड़ाई रहती थी। जब सरकार द्वारा भूमि एक्वायर होने का आदेश आया तो मैंने अपने पिता से उस भूमि को अपने नाम करवा लिया और छोटे भाई को यह घर दिलवा दिया था। भूमि एक्वायर होने के बाद जब चेक मेरे पास आया तो मैं उसे लेकर दिल्ली में आ गया और वहीं घर लेकर रहने लगा। अपनी तरफ से यह मेरे द्वारा की गई सबसे बड़ी समझदारी थी। मेरे बाद छोटा भाई भी अपनी पत्नी के साथ उसकी बहन के पति, जो कि दुबई में रहकर व्यापार करते थे, उनके पास चला गया और गुस्से में आकर उसने अपना पता भी किसी को नहीं बताया। मुझे दिल्ली में सरकारी नौकरी मिल गई थी। उधर गाँव में माता पिता अकेले और असहाय अवस्था में आ गए थे। छोटे भाई के देश छोड़कर जाने के कारण वे मुझे ही मानते थे, इसलिए दोनों कभी मेरे पास भी नहीं आए। तुम्हारी तरह जवानी के नशे में चूर हम दोनों पति पत्नी भी अपने तर्क लेकर अपने आप को निर्दोष ही मानते थे। सुनने में आया था कि दुबई से छोटा भाई पिताजी के पास पैसे भेजता है, लेकिन वह फिर कभी उनसे मिलने के लिए नहीं आया। माँ के अत्यंत बीमार होने पर मैं जब गाँव आया तो माँ की आंखें सिर्फ छोटे भाई को और उसके परिवार को ही ढूंढ रही थी। उनकी नज़रों में मैं गुनहगार ही था। माँ की मृत्यु के बाद मैंने बहुत कोशिश करी कि बाबूजी मेरे पास आ जाएं, लेकिन वह कभी नहीं आए। छोटा भाई उनकी मृत्यु पर भी घर नहीं आया था। सारे संस्कार करते हुए मैं बेहद अकेला पड़ गया था। शायद ऐसे ही कोई दुख तुम्हारी मम्मी भी अपने दिल में ही ले बैठी थी, जो कि उसको कैंसर का कारण बना। आज बाबूजी की जगह मैं बैठा हुआ हूँ ना तो मैं अपने आप को माफ़ कर पाता हूँ और न ही बाबूजी और माँ की घूरती नज़रों से अपने आप को बचा पाता हूँ। मुझे क्या मिला यह तो सबको दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या खोया? तुम ये जान जाओ तो शायद मेरी आत्मग्लानि कुछ कम हो जाए। यह खंडर घर आज भी यही है।
न इसे मैं बेच सकता हूँ, न ही इसे संवार सकता हूँ। पुरानी यादें मुझे पागल कर दे रही हैं। आज जब तुम्हारी माँ भी नहीं है, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। परमात्मा ना करे अपने लालच के वशीभूत तुम्हें भी कभी ऐसे ही दिन देखने पड़े। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम दोनों को सब कुछ बराबर मिले, लेकिन अगर कहीं कुछ कम ज़्यादा भी हो जाए तो प्यारे बच्चों, एक दूसरे के प्रति अपने प्यार में कभी न लाना। बाबूजी शून्य में अपनी यादों में उस खंडर के हर कोने को निहार रहे थे। तभी सामने वाले घर से चाचा जी और चचेरे भाई सतीश का आना हुआ और मैं बैठने के लिए कुछ कुर्सियां भी लाए थे। चचेरे भाई सतीश कुछ लोगों के लिए चाय भी बना कर लाया था। पापा के पैर छूकर उसने हम सब से अपने घर आने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि हमारे चाचा जी भी बाबूजी की मृत्यु के बाद दुबई से एक बार गांव आए थे। पापा अभी भी शून्य में ही निहार रहे थे। रजत और रमन ने उन्हें प्यार से उठाया और कहा, चलो पापा घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। सतीश से पूछकर उन्होंने चाचा जी के बारे में जानने की कोशिश करी और मन ही मन दोनों यह प्रण भी कर रहे थे कि हो सके तो पापा को और चाचा जी को एक बार ज़रूर मिलवाएंगे।